अर्तगल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन पर उर्दू जुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू जुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मुदाहों में वजीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रवायत के मुताबिक अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर है। मोरख स्टैनफोर्ड जेशा अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तलब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के दवार में लिखी गई रिवायत में तजाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। इन्होंने इसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानिया का जद्दे अमजद सलमान शाह थे, जो कई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद रहे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जेशा के मुताबिक ख्याल है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरिया फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तगल ने मगरब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जूक हुक्मरानों ने इनकी मदद के बदले इन्हें अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी। जेशा की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अर्तगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। फंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायत के मुताबिक अर्तगल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जूक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रिवायत के मुताबिक सल्जूक सुल्तान ने अर्तगल को सौगात में कुछ इलाका अता किया था। नामालूम तारीख वाला सिक्का। फंकल लिखती है कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगल दर्ज है। फंकल मजीद लिखती है कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जूक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। अब हम बात करते हैं कि तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र कब हुआ। फंकल लिखती है कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौरख ने लिखा कि सन 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंगे बकयूस कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुनतनिया के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी जन्म लिया। मोरख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कुस्तुनतनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। अब हम बात करते हैं उस्मान के ख्वाब के बारे में। मोरख लेस्ली पी पेरिस ने अपनी किताब द एम्पेरल हरम विमेन एंड सोरेंटी इन दी ओटोमन एम्पायर में लिखा है कि सल्तनत उस्मानी के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। इस ख्वाब में इन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख अदीब अली के सीने से चांद नमूदार होता है और इसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही इस पेड़ से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। इस दरख्त की शाखों के नीचे चश्मे बहते हैं जिनसे लोग पानी पीते हैं और खेत शराब होते हैं। उस्मान ने जब ये शेख अदीब अली से तबीर पूछी तो इन्होंने कहा कि खुदा ने उस्मान और इसकी औलाद को दुनिया की हुक्मरानी के लिए चुन लिया है और इन्होंने कहा कि इनके सीने से निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल होने वाला चांद इनकी बेटी है और जो इस ख्वाब के बाद उस्मान की अहलिया बन गई। फंकल लिखती है कि इब्तदाई उस्मानी सुल्तानों को अपने गाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी और इनके नजदीक इनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती है कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है और वो ये है कि सल्तनत उस्मानी के इब्तदाई दौर के जमीनों के कागजात से अंदाजा होता है कि उस्मान के दौर में अदीब अली नामी बुजुर्ग मौजूद थे और इस बात की भी कुछ शहादत है कि इनकी बेटी उस्मान की 2 बेटियों में से एक थी। अब हम बात करते हैं कि अर्तगल का अनातोलिया। अर्तगल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। कैरोलाइन फंकल लिखती है कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़हब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मेनाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे।
इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बजंतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था और मशरिक में सल्जूक, जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे, उन तक महदूद था। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जूकों को कमजोर कर दिया और वो मंगोलों को नजराने देने पर मजबूर हो गए थे। माजी की दो ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इनकी सरहदों के दरमियान वाक़या गैर यकीनी सूरत हाल के इस इलाके में न होने के बराबर था, लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की अमारगाह नहीं था। मुहिम जोई करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। फंकल फ्रंटियर के इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई, तस्वीर खींचते हुए बताती है कि इस इलाके में खाना बदोशों, नीम खाना बदोशों, लुटेरों, फौजी मुहिमात के शौकीनों, मुख्तलिफ पसे मंजर वाले गुलामों, दरवेशों, राहबरों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते पादरियों, पनाह की तलाश में निकले हुए बेघर किसानों, शहर वालों, सुकून और मुकद्दस मकामात की मतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मतलाशी मुसलमान उस्ताजा और खतरा से ना डरने वाले ताजरों की गुजरगाहों के जाल बिछे हुए थे। फंकल लिखते हैं कि इस बद इंतजामी वाले इलाके की खास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबरों की तरह वो भी हर वक्त सफर में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते और इनकी जिंदगी रिवायत का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोली इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी, जो अनातोलिया में सल्जूकों की सल्तनत के सनी इस्लाम के साथ आम था। स्टैनफोर्ड जेशा अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी इनके साथ ही आ गए, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई इतराज नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जेशा मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया, कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मुकामात में भी दाखिल हुए, जहाँ मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। अब हम बात करते हैं कि अर्तगल का मजार, सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्तगल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, में अर्तगल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मजार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फंकल लिखती है कि इस मस्जिद और मजार में इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तमीर से कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। इन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमजोर होती हुई सल्तनत की साख बेहतर करने के लिए अपने आबा व अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तगल का मजार अज सर नौ तमीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनाया। अब हम बात करते हैं कि अर्तगल की जिंदगी पर टीवी ड्रामा क्यों बनाया गया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरोत के माहिर बशरियात जोश कार्दी ने मिडिल ईस्टर्न व्यू में शाये होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तगल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्दी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान और अब्दुल हमीद दोम की शोहरत अर्तगल से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्तगल पर टीवी सीरीज बनना बगैर वजह नहीं। तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज दिरलिस अर्तगल इनके कई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कार्नी कहते हैं कि सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़ेह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कार्नी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियत की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी। अर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसा ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भरना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अर्तगल के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और असल में ये कौन था और क्या था और इसकी हकीकत क्या थी, इससे भी आपकी अकल के पर्दे खुले होंगे और आपकी काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स दूर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।